एक्सक्यूज मी। यस बच्चों, इधर लाइव जल्दी। जो बच्चे मुझे देख पा रहे हैं फटाफट हाई लिख के भेजें ग्रुप में। क्लास शुरू करना है। जस्ट सेंड हाई इन द ग्रुप फास्ट। जस्ट सेंड हाई इन द ग्रुप। जल्दी से हाई लिख के भेज दें जो बच्चे भी मुझे देख पा रहे हैं फटाफट वहां जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में फास्ट। चलिए हाई लिख के भेजें जल्दी। जल्दी से हाई लिख दें कि फटाफट मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, तो जो भी बच्चे ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं 1 मिनट में आ जाएं। अभी बहुत सारे कम बच्चे ऑनलाइन आए हैं। बहुत कम बच्चों ने अभी तक रिस्पॉन्ड किया है, हाई लिख के भेजा ही नहीं है। चलिए बेटा जल्दी जल्दी भेज दो। आज क्या सो रहे हो क्या सब बच्चे? कहाँ हो तुम लोग सब? क्लास शुरू करना है, वैसी देर हो चुकी है और आप लोगों का आता पता नहीं है। जल्दी कर लें। देखो लास्ट टर्न पर मैं जो बात कर रहा था और क्लास पूरा नहीं हो पाया था, आपको याद हो लास्ट टर्न पर बफरिंग हो गई थी। वो इंटरनल रेजिस्टेंस की मैंने बातचीत आपसे की थी, ध्यान से समझेंगे। मैंने बताया था कि एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल तो आपको पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेल का होता है, जैसा कि अपन ने चर्चा में किया था कि एक सेल होता है, उसका एक रेजिस्टेंस होता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर मैंने 2 शब्दों का यूज़ किया था, एक था पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा था ईएमएफ। तो आपको साफ साफ बताया गया था कि जो ईएमएफ होता है बच्चे, वो तब यूज़ होता है जब सेल में से अपन कोई करंट नहीं ले रहे हैं, और अगर अपन सेल में से करंट लेते हैं तो जो शब्द यूज़ होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अब अपन को रिलेशन करना है। रिलेशन करने के लिए अपन एक सर्किट डायग्राम बना रहे थे, ये वाला बोर्ड पर देखना, ये वाला सर्किट डायग्राम। ये एक बैटरी थी, बोर्ड पर ध्यान से देखो, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। ये बैटरी का अपन इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ये सेल है, यहाँ पर की लगी है, ये की ओपन थी, यहीं पर अपना वो बफरिंग हो गई थी और अपन ने नेट बंद कर दिया था, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, और बगल में अपन ने दूसरी सर्किट ली थी, ये उसके अंदर सेल था, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था,
और ये की जो थी वो क्लोज थी, ठीक है, और ये अपना एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दोबारा से समझ लें, ये अपन लास्ट टर्म पर चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को कंटिन्यूएशन में अभी ले रहे हैं। सेटिंग कर दिया है मैंने ढंग से, इसको थोड़ा सा चर्चा करें, इसको समझें, ठीक है। ये होता था, और यहाँ पर जो आपका की जो था, के क्लोज था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, ये ईएमएफ था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपका रेजिस्टेंस आर। फिर आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर ये जो है, ये इतना सेल का हिस्सा है, ये मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया था। यहाँ से भी ये जो है वो सेल का हिस्सा था, ठीक है। इतना अपन ने सेल का हिस्सा ले लिया, और यहाँ पर अपन ने एक बैटरी लगा दी थी, सॉरी, यहाँ पर अपन ने एक वो लगाया था, ये मेज़र कर रहा था ईएमएफ, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। और यहाँ पर जब मैंने लगाया था तो ये पोटेंशियल मेज़र कर रहा था। यहाँ पर जब अपन ने लगाया था तो ये पोटेंशियल मेज़र कर रहा था। मैं इसको ऊपर फिगर को दिखा देता हूँ, ऐसा था, ध्यान से देखिएगा बातों को। ये सारे सर्किट डायग्राम अपन लास्ट टर्न पर बनाए थे, और जब अपन ये सर्किट डायग्राम बना रहे थे उसी टाइम पर बफरिंग का मुद्दा शुरू हो गया था, और जब बफरिंग का मुद्दा शुरू हो गया था तो वहीं पर क्लास अपना ख़त्म हो गया था। अब मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग क्लासेस में आ गए हैं, सभी क्लासेस को देख पा रहे हैं। अब मुझे बता यार, इस पूरी ब्रांच में इसमें तो करंट नहीं जा रहा, ये ओपन सर्किट है। तो जब ये ओपन सर्किट है तो ये मेज़र करेगा ईएमएफ, यहाँ ई दिख रहा है, ईएमएफ मेज़र करेगा पोटेंशियोमीटर, और ये करंट मेज़र कर रहा है तो ये पोटेंशियल मेज़र करेगा। अब मेरा पहला सवाल है, जब ये ओपन है, बोर्ड पर देखना, जब ये ओपन है तो ये ईएमएफ मेज़र कर रहा है, और जब ये क्लोज सर्किट है तो ये वोल्टेज मेज़र कर रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यार, मेरा सवाल है टोटल करंट कितना जाएगा इस सर्किट में। भाई इसमें से यहाँ से करंट आएगा आई, ऐसे जाएगा, इसमें करंट आई जाएगा, तो इसमें करंट आई जा रहा है, तो टोटल करंट कितना जाएगा। शुरू की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल करंट जाएगा ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर। बात को समझना, इतना करंट जाने वाला है। ये बात कई सारे बच्चों को कम समझ में आती है, लेकिन पूरी समझ में आना चाहिए। इतना करंट क्यों जाएगा, देखो यार, बफरिंग रोज की प्रॉब्लम है, आप बफरिंग से परेशान मत हो, अपन कोशिश करेंगे नेट स्टेबल हो जाए थोड़ी देर में। अभी अनस्टेबिलिटी चल रही है, आप देखते जाएं। ऐसा इसलिए जाएगा क्योंकि ईएमएफ तो ई है, और टोटल रेजिस्टेंस आर इसका, और ये आर इसका सीरीज में हो गया, तो इतना ईएमएफ जाने वाला, इतना करंट जाने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कहूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम सबको मालूम है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा आर आई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में होता है। तो अगर हम इस सर्किट की बात करेंगे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, आर आई। आर क्या चीज़ है, टोटल रेजिस्टेंस है, और आई क्या चीज़ है, करंट है। तो V इज इक्वल टू आर आई से होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगी, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होगी, है ना। अब यहाँ से अगर मैं ईएमएफ निकाल लूँ, यहाँ से इस इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करूँ, तो आई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू बोर्ड पर देखना, आई आर प्लस आई छोटा आर। यहाँ से ई की वैल्यू निकालूँ तो आई आर प्लस आई छोटा आर। ये जो आई आर है ये वी है, समझो ये क्या है, वी है प्लस आई आर। तो हमेशा ये रिलेशन का इस्तेमाल करना होता है कि जो ईएमएफ होता है वो ज़्यादा है। देखो अगर आप समझ रहे हो तो ईएमएफ जो है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, पोटेंशियल से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, आई आर। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ माइनस आई आर होता है। ये रिलेशन होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से निकाल लोगे वो ईएमएफ माइनस कितना होगा, आई इंटू आर। यहाँ पर जो आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बात मुझे लास्ट टर्न पर करनी थी, यहीं पर वो क्लास खत्म हो गया था। तो ऐसा लिख लो और ये फिगर बना लो, लिखो, पहले लिखना ज़रूरी है। कंसिडर, ऐसा लिखें, कंसिडर a cell of EMF E, a cell of EMF E। तो एक सेल मान लो जिसका EMF ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो कंसीडर अ सेल ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। 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 इंटरनल
तो कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। कनेक्टेड टू लिखना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। आज जल्दी करो, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज ख़त्म करना है। आज जब हम ये ख़त्म करेंगे तब जाके इसकी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो कंसिडर सेल ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एज शोन इन दी फिगर। एज शोन इन दी फिगर, दोनों फिगर हमें बताना है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे व्हेन की के इज ओपन। ये when key K is open, लिखो when key K is open no current is drawn from the circuit। बात समझ यार, जब ये ओपन है तो कोई करंट नहीं ले रहे। when key K is open then no current is drawn from the circuit। दस ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर दिख रहा है तुम्हें कहाँ है, ये लगा है, ये 10 वोल्ट मीटर विल मेजर 10 वोल्ट मीटर विल मेजर ईएमएफ। 10 वोल्ट मीटर विल मेजर ईएमएफ। तो वोल्ट मीटर जो है वो ईएमएफ मेजर करेगा। 10 वोल्ट मीटर विल मेजर क्या, ईएमएफ। बात समझे। तो वोल्ट मीटर जो है वो क्या मेजर कर रहा है, ईएमएफ मेजर कर रहा है। 10 वोल्ट मीटर विल मेजर ईएमएफ, फुल स्टॉप। 10 वोल्ट मीटर विल मेजर ईएमएफ। पैराग्राफ चेंज। व्हेन द की के इज क्लोज्ड, इस फिगर की बात कर रहे हैं। When the key K is closed, then current is taken from the circuit. When key K is closed, जब की को क्लोज कर दिया, then current is taken from the circuit. Then current is taken from the circuit बात समझो। देन करंट इज टेकन फ्रॉम द सर्किट एंड वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टमीटर जो है वो मेजर करेगा, किस चीज़ को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। वोल्टमीटर विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये फिगर और ये फिगर क्लियर हो गया। अब लिखो नेट करंट इज, ये नेट करंट लिखो, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ऐसा लिखना। नेट करंट इज, ऐसा लिखो, ऐसा करके लिखो, नेट करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ऐसा। और उसके बाद ये जाएगा, तो लिखो नेट करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब नेट करंट है आई, नेट ईएमएफ है ई, और ये हो जाएगा आर प्लस आर। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, ऐसा लिख लो। यहां से बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, E की वैल्यू आ जाएगी आई आर प्लस आई स्मॉल आर। E की वैल्यू आ गई आई आर प्लस आई स्मॉल आर। बट V इज इक्वल टू आर आई, जो V है वो आर आई होता है, लिख लो। बट V इज इक्वल टू आर आई, और जैसे ही V हो जाएगा आर आई के बराबर, जैसे ही V हो जाएगा आर आई के बराबर, V हो गया आर आई के बराबर, ये V इसको यहाँ रख दो, तो E की वैल्यू आ जाएगी V प्लस आई आर। तो एक रिलेशन तो अपन को यह रखना है कि ईएमएफ ज़्यादा है, V से दिख रहा है, ईएमएफ ज़्यादा है आई आर, या ईएमएफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रख लो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। जनरली ये रिलेशन हमें याद रखना होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, कि अगर हमसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो ईएमएफ माइनस आई आर होता है, ऐसा अपन को न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी होती है ये इक्वेशन। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें याद रखना है, इस तरह से हमें ये इक्वेशन को समझना है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात क्लियर हो गई होगी यार। या आज से कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, ई माइनस आई आर, ठीक है, बात समझ गए। अब अपन को जरा जल्दी से स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। अब बोर्ड पर देखना, अब मुझे स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला निकालना है स्मॉल आर के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें मालूम है आई की वैल्यू क्या होती है यार, ई अपॉन आर प्लस आर, बोर्ड पर देख, और वी की वैल्यू होती है आर आई, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर हम यहाँ से चलें तो वी हो गया आर, और आई की अगर रख दो ई अपॉन आर प्लस आर, ऐसा हो जाएगा यार। अपन को स्मॉल आर तक पहुँचना है, तो यहाँ से हो जाएगा वी बड़ा आर प्लस वी छोटा आर इज इक्वल टू ई बड़ा आर, ऐसा हो गया।
ये उधर चला गया यार, तो V छोटा r हो गया E बड़ा R माइनस V बड़ा R, और V से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो जैसे ही छोटा r को V से डिवाइड किया तो E अपॉन V बड़ा R माइनस बड़ा R आ जाएगा। क्यों? V से डिवाइड कर दो इसको, जैसे V से डिवाइड करोगे तो छोटा r कितना हो गया V, यानी E अपॉन V R, और इसमें R कॉमन ले लो तो छोटा r आ जाएगा R कॉमन ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की स्मॉल r की वैल्यू होती है कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये नीचे वाला हिस्सा दिख नहीं रहा, दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू होती है, तो बोर्ड पर समझ लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। देखो कैसे निकाला ये रिलेशन। तो आज से कोई इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये फॉर्मूला कईयों बार सवालों में हमें करना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1। कैसे आया है फॉर्मूला? यहाँ पर ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल टू R आई की वैल्यू रख दी E अपॉन R प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया वी आर प्लस वी छोटा आर ई आर, तो यहाँ पर वी छोटा आर आ गया, ई आर माइनस वी आर वी से डिवाइड कर दिया, ई अपॉन वी इंटू आर माइनस इसको वी से डिवाइड करोगे आर, आर कॉमन ले लो तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। इसको जल्दी से ड्राइव कर लो और जल्दी से इसको समझ लो, फास्ट इसको ड्राइव करके समझ लीजिए जल्दी से। इतना वैल्यू ड्राइव कर लो, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लो, कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो। ये बहुत काम की चीजें बताई हैं जो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ से ये सीख गए कि स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो है कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ध्यान रखना। आज अगर आपने गड़बड़ कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हर चीज़ समझ लेना। तो दो फॉर्मूले आपको क्लियर मैंने कर दिए। पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर कर दिया, कौन सा वाला? स्मॉल आर का। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्लियर हो गया। स्मॉल आर का क्या मैंने फॉर्मूला क्लियर करके दिया आपको? स्मॉल आर का मैंने फॉर्मूला क्लियर कर दिया कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में जो लगेगा वो ये लगेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर। एक सवाल, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये, दोनों फॉर्मूले अगर आप समझ गए तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में यस लिख दें। नहीं समझे हैं, कोई डिफिकल्टी है तो पूछें। और अगर आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए तो सभी बच्चे फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में यस लिख दें, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में यस लिखें, जिससे मुझे लगे कि आप अटेंशन के साथ चीज़ों को देख रहे हो। बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हैं। सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में यस लिख के भेजना है अगर समझ में आ गया तो। नहीं आया, कुछ पूछना है तो बताइए। G2 ग्रुप में कुछ हलचल ही नहीं है, एक आध दो बच्चे लिख देते हैं। G3 ग्रुप शांत होकर बैठ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अटेंडेंस लगाते हैं और इधर उधर गायब हो जाते हैं। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि आप क्लास को अटेंटिवली नहीं ले रहे हैं, और अगर आप क्लास को नहीं सीखेंगे तो पता नहीं कैसे कर पाओगे यार। बाकी सारे बच्चे गायब हैं। खुशबू परियार अगर क्लास देख रही है तो फटाफट अपना नाम बता, कहाँ पर लिखिए। खुशबू परियार अगर आप क्लास देख रहे हैं तो फटाफट लिखो यस सर। मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। खुशबू परियार चेक करिए बेटा, आप क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जल्दी से चेक करो। और अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो हाँ लिख के यस लिख के भेजो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, A battery has EMF 6 वोल्ट। क्वेश्चन लिखना, EMF 6 वोल्ट। एक बैटरी है, उसका EMF दिया है 6 वोल्ट। तो बैटरी हैज EMF 6 वोल्ट, ठीक है। आगे लिखा है एक बैटरी का EMF दिया है 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम।
इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.2 ओम है। बफरिंग की आप चिंता ना करें, बफरिंग तो होती रहेगी, हमारा क्लास चलता रहेगा। बफरिंग के चक्कर में क्लास डिस्टर्ब हमें नहीं करना है। तो बैटरी है उसका ईएमएफ 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.2 ओम्स। ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। कितना मैक्सिमम करंट इससे निकाल सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। अब देखो यार, करंट का फॉर्मूला होता है E अपॉन आर प्लस आर, ये तो आपको समझ गए। अब आपको करंट अगर मैक्सिमम चाहिए, करंट अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो कैपिटल आर मिनिमम होना चाहिए। बात समझो, अगर करंट आपको मैक्सिमम चाहिए, सीधी बात समझें, अगर करंट आपको मैक्सिमम चाहिए तो कैपिटल आर क्या होना चाहिए, मिनिमम। और कैपिटल आर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कैपिटल आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो करंट कितना हो गया, E कितना है 6, कैपिटल आर कितना है 0, क्योंकि मिनिमम, और ये 0.2, तो 6 अपॉन 0.2, तो 60 अपॉन 2, 30 एम्पियर करंट आना चाहिए। समझे सवाल को। तो आंसर आ गया 30 एम्पियर। चेक कर लो। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। खुशबू परिहार, अगर आप प्रेजेंट हैं तो बेटा बताइए कहाँ पर हैं, नहीं तो आप अपनी एब्सेंट लगाएंगे हम आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल आर निकालना है। क्वेश्चन सुनो। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल having a EMF of 2 volt, having a EMF of 2 volts। सवाल है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल having a EMF of 2 volts, having a EMF of 2 volts, potential difference is 1 volt, potential difference is 1 volt when external resistance of 10 ohm is connected। दोबारा सुन लें। find the internal resistance, EMF of the cell is 2 volt, potential difference is 1 volt when external resistance of 10 ohm is connected। करिए जल्दी इसको। चलिए, तो आपको इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखें कितने बच्चों का आ रहा है। हाँ, 10 ओम आ रहा है, सही आ रहा है तुम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस, वेरी गुड। तो ये कई सारे बच्चों का आ गया, अदिति का आ गया, अंजलि तोमर का आ गया। अंजलि तोमर का आंसर सही आ रहा है 10 ओम। समीक्षा जिंदल का आंसर सही आ रहा है। शुभम वर्मा का आंसर भी सही आ रहा है। तो इनका कई सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है 10 ओम। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आंसर 9 ओम तो गलत है बेटा, 9 ओम गलत आ रहा है, 10 ओम होना चाहिए आंसर। दीपल झा,
10 ओम आ रहा है, अनुराग जादौन का भी 10 ओम आ रहा है। चलो बाकी बच्चों का मैं देख लूंगा, बोर्ड पर देखो, आगे बढ़ना है। स्मॉल आर जब निकालना है तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। अब कैपिटल आर जो है वो 10 है, ई की वैल्यू जो है वो 2 है, वी की वैल्यू 1 है, माइनस 1। तो देखो क्या हो गया, 10 2 माइनस 1 1, तो आंसर आ गया 10 ओम। तो इसका आंसर आने लगा कितने ओम, 10 ओम। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना होगा और आंसर को करना होगा। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस सीख गए हो, मुझे लग रहा है कि आप ईएमएफ सीख गए हो। इतने क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। हालांकि हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमें पोटेंशियोमीटर पढ़ना था, लेकिन ये इसलिए ले लिया कि कुछ क्वेश्चंस इसके हमें करने थे, तो आप समझ गए कि ऐसे क्वेश्चंस हमें कैसे करने होते हैं। इसीलिए टॉपिक अपन ने बीच में ले लिया था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं जिससे और बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें समझने चाहिए। अब आप क्वेश्चन से पहले लिखो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस लिख लो, हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन, लिखो डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और 2 कॉलम बनेंगे, पहले और दूसरे कॉलम में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। 2 कॉलम हमें बनाने हैं, पहले कॉलम में आएगा ईएमएफ और दूसरे कॉलम में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से करिए। तो हमने 2 लाइंस बना ली। पहली लाइंस में लिख दिया ईएमएफ, यहां पर अपन ने ईएमएफ लिख लिया, और यहां पर अपन ने क्या लिख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हमसे पूछे जाते हैं, तो इधर लिख लो ईएमएफ, इधर लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। पहला पॉइंट लिखना है इसके अंदर, जल्दी से लिखिए। द डिफरेंस ईएमएफ में लिखें, दिस वर्ड इज यूज्ड इन ओपन सर्किट। इस शब्द का इस्तेमाल ओपन सर्किट में होगा। दिस वर्ड इज यूज्ड इन ओपन सर्किट, इस शब्द का इस्तेमाल ओपन सर्किट में होता है। और क्लोज पोटेंशियल, और वो वाला जो शब्द है दूसरा वाला क्लोज सर्किट में इस्तेमाल होगा। एक तो ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ईएमएफ जो है, लिखो ईएमएफ जो है डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ध्यान रखो यार, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। EMF डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। ये आपको पता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल, क्योंकि V इज इक्वल टू RI होता है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर, EMF बड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, बताया था, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होता है EMF से। ये बात पता होना चाहिए। EMF बड़ा होता है, बताया था ना, EMF बड़ा होता है। तो ये 3 बातें आपके दिमाग में फीड हो जाएं EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। EMF वाला जो शब्द है वो अपन कब इस्तेमाल करते हैं, ओपन सर्किट में। पोटेंशियल डिफरेंस वाला अपन शब्द कब इस्तेमाल करते हैं, क्लोज सर्किट के अंदर। दूसरा शब्द जो फीड होना चाहिए वो ये फीड होना चाहिए कि जो EMF होता है वो डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। तीसरी बात, EMF हमेशा बड़ा होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो छोटा होता है किससे, EMF से। ये बातें आपके दिमाग में फीड हो गई होंगी, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं अपने पोटेंशियोमीटर पर वापस आ रहा हूं, क्योंकि अपन ने पोटेंशियोमीटर के लिए ही ये पढ़ा था। अब सभी लोग अपने जरा पेज पलट लें। मैंने यहां पर आपको पोटेंशियोमीटर लिखाया था, वहां मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। उसके अंदर 7 वायर होते थे, डू यू रिमेंबर? एक एक मीटर का एक एक तार होता था, अगर आपको याद हो। एक एक मीटर का हम एक एक तार लेते थे। उसके 2 यूज हमने बताए थे। यूज नंबर 1 हमने बताया था कि पोटेंशियोमीटर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकालने के काम आता है।
दूसरा हमने बताया था उससे ईएमएफ मेजर हो जाता है। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि उसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऐसा अपन ने लास्ट टर्म पर ड्राइव किया था कि V इज प्रोपोर्शनल टू L होगा। ठीक है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो ज़्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होता है वो कौन सा होता है। तो मैंने बताया था कि ज़्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर वो होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है। मैंने ऐसा आपको समझाने की कोशिश की थी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, सेंसिटिविटी होगी। और मैंने इसलिए बताया था कि ज़्यादा लंबा जो ज़्यादा तार वाला पोटेंशियोमीटर होता है हम प्रेफर करते हैं। ऐसी बातें मैंने आपको लास्ट टर्न पर बताई थी। अब लिखो हेडिंग कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। लिखिए कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हेडिंग डाल दो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और जल्दी से अब आपको मैं जैसा जैसा फिगर बना रहा हूं वैसा वैसा फिगर बनाना है क्योंकि सारा खेल ही फिगर का है। तो जल्दी से हम फिगर बनाएंगे। ये बफरिंग इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं को आप बिल्कुल बफरिंग की चिंता करेंगे और बफरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, इसीलिए वहाँ से मन हटा लिया जाए, वहाँ से मन का विचार हटा लिया जाए और आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेट हो जाए कैसे चीज़ों को करते हैं। फिगर पर कंसंट्रेट करना है। How we are going to calculate the, how we are going to compare the EMF of the two cells using potentiometer। ठीक है, ये एक्सटर्नल बैटरी है, ये एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर एमीटर लगा है, ये रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट लगी हुई है। यहाँ पर एक की लगा देते हैं, एक की लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये दो सेल लगे, इनका अपन को कंपैरिजन करना है। ये दो सेल लगे, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये हमारी जॉकी लग गई, ये हमारी जॉकी है। पहले आप जरा फिगर बना लो, फिर मैं फिगर से समझाऊंगा कि कैसे हम उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ हमारा एक स्विच लगा होता है, इस स्विच का नाम हमने एस दे दिया। यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इस वाले से कनेक्ट है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, अभी इससे कनेक्शन नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है। ये ईएमएफ E1 है, ये सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, ये सेल है जिसका ईएमएफ E2 है। फिगर बना लेंगे जल्दी से, कोशिश करेंगे फिगर को समझने की। ये दो पॉइंट्स हैं A और B। सारा खेल फिगर का होता है इसके अंदर, तो पहले आप फिगर को बिल्कुल क्लियर कट बना लेना, क्योंकि अगर आपने फिगर को ख़राब कर दिया तो आप मान के चलें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो हमें क्या करना है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो जस्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। फिगर बना लो, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं फिगर बनाने के लिए।
2 मिनट का टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप फिगर प्रॉपर बना लेंगे 2 मिनट के अंदर। हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल। इसमें एक काम करें, यहां पर रेजिस्टेंस मत शो करो, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। ये वायर है सीधे, ये बना लो, ये सीधे वायर है, नहीं तो तुम कहोगे करंट आ रहा है, मैं कहूंगा करंट नहीं आ रहा। ठीक है, इसको ज्वाइन ही कर दो ना यार, यहाँ ज्वाइन कर दो की फालतू कंफ्यूजन होगा, नहीं तो की के स्विच है, ज्वाइन कर दो। ये एक्सेलरी बैटरी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं करना है। जल्दी से फिगर बना लो, क्योंकि जैसे ही आप फिगर बनाओगे हम उसके आगे की बातचीत करने वाले हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि फिगर आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि आप फिगर बना चुके होंगे। अब पूरा ध्यान बोर्ड पर देना, हमें करना क्या है। और अगर आपका फिगर रह भी गया है, मान लीजिए आपको फिगर नहीं बना है, तो 2 मिनट बना लेना। ये बीच में छोटी छोटी बफरिंग हो रही है, इस बफरिंग की आप चिंता ना करें, क्योंकि इस बफरिंग की ज़्यादा चिंता करेंगे तो क्लास नहीं हो पाएगा और हमें हर बार की तरह क्लास को ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। तो नो दिक्कत ऑफ बफरिंग। बात समझते हैं, बात करते हैं। बोर्ड पर देखो, ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास एमीटर है, ये रियोस्टेट है, ये सारा जो ऊपर का सामान दिख रहा है ये पोटेंशियोमीटर का हिस्सा है। मतलब ये पोटेंशियोमीटर के अंदर बैटरी लगी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये प्राइमरी सर्किट होती है, हर पोटेंशियोमीटर में ऐसा रहने वाला है, तो इसीलिए आपको इसकी चिंता नहीं करनी।
जो पोटेंशियोमीटर में मैंने आपको 7 तार दिखाए थे, 1 2 याद है आपको, एक ऐसे जाता था, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, उन 7 तार को मिला के एक तार बना दिया ए से लेके बी। बात समझो, तो ये 7 तार ए से बी लेके बी तक, ये मैंने वैसा ही फिगर बना दिया। मतलब अब ये 1 मीटर नहीं है, ये 1 मीटर बिल्कुल नहीं है, अब ये 7 मीटर हो सकता है, 8 मीटर, जितने भी वायर लेंगे उसके हिसाब से। नीचे देखो 2 सेल आपको दिख रहे होंगे, पहला सेल दिख रहा है E1, बोर्ड पर देखो इधर E1, और दूसरा सेल आपको दिख रहा है E2। बोर्ड पर देखिए, ये 2 सेल आपको दिख रहे हैं, पहला सेल आपको E1 दिख रहा है, दूसरा सेल आपको E2 दिख रहा है। यहां पर एक वायर दिख रहा होगा 2 वे की, ये S पॉइंट है, यह पहले 1 से कनेक्ट है इस वाले सेल से, अभी S वाला पॉइंट 2 से कनेक्ट नहीं है। मतलब अगर हम इस समय की बात करें और तुमसे कहें, फिगर बना लेना बाद में समझो, तुमसे मैं कहूं कि अभी इस सर्किट में कौन सा सेल कनेक्ट है, तो आप कहोगे सर जो पहले नंबर का सेल है, जो E1 सेल है वो कनेक्ट है, E2 सेल अभी कनेक्ट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये जॉकी पकड़ूंगा और यहां से जॉकी को मैं यहां लूंगा, सुनो, और आगे बढ़ता जाऊंगा और ये देखूंगा कि ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या नहीं। तो जैसे मैंने जॉकी को यहाँ रखा, समझो जैसे मैंने ये जॉकी पकड़ ली, यहाँ रखा है जॉकी, मैंने देखा इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैं आगे बढ़ गया, फिर मैंने यहाँ रखा पॉइंट, फिर मैंने देखा इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर मैंने देखा इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर मैंने देखा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैं ऐसा करते करते इस पूरे वायर के ऊपर वो पॉइंट ढूंढूंगा यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो मान लो वो ऐसा करते करते यहाँ आ गया, और अब वो लेंथ हो गई मान लो L1। कितनी हो गई? L1। अभी मैं लिखाऊंगा, तो L1 जो है वो बैलेंसिंग लेंथ हो गई। किसके लिए बैलेंसिंग लेंथ हो गई? L1 जो है वो बैलेंसिंग लेंथ हो गई, किसके लिए हो गई बैलेंसिंग लेंथ? E1 सेल के लिए। बात समझ में आया? L1 जो है वो बैलेंसिंग लेंथ हो गई, किसके लिए? E1 सेल के लिए। अब आप जो दूसरी बात मेरी समझोगे, जो दूसरी बात समझना कि आप ये देखो कि इस सेल में से क्या हमने कोई करंट लिया है, क्या हमने इसमें कोई रेजिस्टेंस लगाया है? आंसर है इस सेल में से हमने कोई करंट नहीं लिया, हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, यानी इस सेल के लिए ओपन सर्किट है। इस सेल के लिए ओपन सर्किट है, तो ये सेल अभी ये जो लगा है, ये जो हम मेजरमेंट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। आंसर है चूंकि हम उसमें से करंट नहीं ले रहे हैं, तो हमारा मेजरमेंट किसका होगा? EMF का। तो जैसा कि वो उसका प्रिंसिपल होता था, इसका प्रिंसिपल आपको याद है, V इज प्रोपोर्शनल टू L होता था, तो यहां पर हो जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू L। तो हमारा पहला फॉर्मूला आ जाएगा E1 इज इक्वल टू KL1। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, सुन लो पहले, क्योंकि इसका EMF कितना? E1, K तो कांस्टेंट है और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L1। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से इसको हटा दूंगा। सुन लो पहले, यहां से इसको हटा दूंगा, 1 नंबर से कनेक्शन हट गया। अब ये कनेक्शन जुड़ जाएगा 2 नंबर में। सुन लो, इसको ऐसे जोड़ देंगे वायर को। अब मुझे बता, जब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया तो कौन सा सेल सर्किट में आया? E1 आया क्या E2 आया? तो आंसर है अब E2 सर्किट में आ गया। जब E2 से वो पॉइंट ढूंढा, जब मैंने चौकी दोबारा पकड़ी और दोबारा घुमाया, बीच बीच में कुछ बफरिंग आती है, तो उसकी अभी आप चिंता ना करें यार, वो पता नहीं क्यों आ रही है। अब मैंने जब यहां से पकड़ा जॉकी को, जब ये वाला सेल लगाया, जॉकी को पकड़ा, मैंने पूरे में घुमाया, अब मैंने दोबारा ऐसी लेंथ ढूंढूंगा जब इसमें डिफ्लेक्शन ना आए। अब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आए तो मैंने वो लेंथ मान ली L2। वो लेंथ कितनी मान ली? L2। यानी L2 जो है, बात को समझने की कोशिश करना, यानी L2 जो है वो बैलेंसिंग लेंथ है, मैं सब लिखाऊंगा, बैलेंसिंग लेंथ है E2 सेल के लिए। किसके लिए? E2 सेल के लिए। इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू L के हिसाब से E2 आ गया कितना? KL2। बोलो समझ आया या नहीं? यहां तक समझ आया? अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो E1 अपॉन E2 जो है वो हो जाएगा KL1 अपॉन K2, कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा L1 अपॉन L2। इस तरह से 2 सेल के EMF को हम क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। तो 2 सेल के EMF को हम इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं। अभी हम इसको रजिस्टर में लिखेंगे, अभी हम इसको रजिस्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको जो समझाया वो अगर आपके दिमाग में घुस गया है तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में यस लिख दें।
जिससे कि मैं इसको लिखा दूंगा और आप इसको नोट डाउन रजिस्टर में कर लोगे। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट यस लिख दीजिए जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं। और अगर इसमें कुछ पूछना है तो वो आप लिख दो कि इसमें क्या पूछना है, मैं वो समझा देता हूं। जल्दी से, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, उस 1 मिनट में फटाफट व्हाट्सएप कर दो या पूछ लो जो पूछना है, जल्दी से कर लेंगे, करिए फास्ट। मुझे लग रहा है बीच में कुछ बच्चे अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब उनसे बीच में क्वेश्चंस पूछता हूं तो उनका रिस्पांस नहीं आता है। इसका मतलब वो अटेंडेंस लगाए और गायब हो गए। ऐसे सब बच्चों को मैं भी ढूंढ रहा हूं एक आध दिन में। अब बोर्ड पर देखो, जिन बच्चों को समझ में एक बार बच्चे चाह रहे हैं कि सर इसको एक्सप्लेन और कर दो, देखो ये बेसिक सर्किट डायग्राम है ऊपर वाला, मतलब ये ऊपर वाला पोटेंशियोमीटर का बेसिक सर्किट डायग्राम है। जो हमने 7 तार लिए थे उसकी जगह 1 तार दिखा दिया ए से लेके बी तक। अब हमारा काम वही है कि वो जो अपन मीटर ब्रिज में करते थे, जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढते थे, तो हमने ये पहला वाला सेल लगा दिया। पहले वायर इससे अटैच था, देखो तुम्हें याद हो इससे अटैच था। जब वायर इससे अटैच था हमने इस जॉकी को लेके घूमना शुरू किया, जॉकी चलती गई और ऐसा पॉइंट ढूंढा जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए। और जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए जिस लेंथ पर, उसको कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। हमने कहा कि इस वाले सेल के लिए जब हम लेके घूम रहे थे तो हमने वो बैलेंसिंग लेंथ मान ली L1, तो L1 बैलेंसिंग लेंथ हो गई किस सेल के लिए, E1 सेल के लिए। अब आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल याद हो लास्ट नंबर, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L होता। अब यहां पर इस सेल में से अभी कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब इस सेल का ईएमएफ मेजर होगा। और इस सेल का अगर ईएमएफ, अब L कितना है L1, तो E1 हो गया कितना KL1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी। वन देंगे, अभी लिखाऊंगा, सब लिखाते वक्त भी दोबारा समझ में आएगा। अब मैंने इस सेल को हटा के ये वाला सेल जोड़ दिया, ये वाला सेल जोड़ा और फिर से मैंने जॉकी को लेके घूमा। तो जब मैं जॉकी को लेके घूमूंगा इस वाले सेल पे और मैं जॉकी को लेके घूम रहा हूं तो दोबारा से बैलेंसिंग लेंथ ढूंढूंगा, दोबारा से ऐसी कोई जगह ढूंढूंगा जब इसमें डिफ्लेक्शन ना आए। वो ढूंढता मैंने कहा वो लेंथ L2 है। वो लेंथ कितनी है L2, तो L2 बैलेंसिंग लेंथ हो गई कौन से वाले सेल के लिए, E2 सेल के लिए। तो यहां से आ गया E2 इज इक्वल टू KL2, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे ही मैंने दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1, तो यहां से कट जाएगा, तो E1 अपॉन E2 आ गया L1 अपॉन L2। समझ गए, इसको लिखा रहा हूं, तो जिनके फिगर बचे हैं वो लिख लेना फटाफट। अब लिखना शुरू करो जैसे मैं लिखाता हूं, जल्दी से लिखे हो। द सर्किट डायग्राम, लिखो द सर्किट डायग्राम ऑफ द पोटेंशियोमीटर, the circuit diagram of the potentiometer to compare the EMF of two cells. The circuit diagram of the potentiometer to compare the EMFs of the two cell is as shown in the figure. Is as shown in the figure. बात समझ गए? Is as shown in the figure. Full stop. Let E1 and E2 are the EMFs of two cell. E1 और E2 जो है वो EMF है दो सेल्स के, जैसा दिख रहा है। Let E1 and E2 are the EMFs of two cell. Full stop. लिखिए स्टेप वन में लिखिए क्लोज द स्विच S1, क्लोज द स्विच S1, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज द स्विच S1 एट सेल ऑफ EMF E1,
close the switch S1 so that cell of EMF E1 comes in the circuit. Close the switch S1 so that cell of EMF E1 comes in the circuit. बात समझ गए? Close the switch S1 so that the cell of EMF E1 comes in the circuit. Full stop. By moving the jockey J, लिखो, by moving the jockey J, लिखे, by moving the jockey J, we will find the point by moving the jockey J on the wire AB, we will find the point where galvanometer shows no deflection. We will find the point where galvanometer shows no deflection. We will find the point where galvanometer shows no deflection. Full stop. Full stop. Let L1 is balancing length. ऐसा. Let L1 is balancing length for E1 cell. Let L1 is length for cell E1. तो L1 बैलेंसिंग लेंथ मान लिया फॉर सेल कितना? E1. ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें, हमारे पास अटेंडेंस बहुत कम बच्चों की लगी है आज. अब आपके यहाँ पर डे जो अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपके यहाँ एसएमएस जाएगा आपके पेरेंट्स को. अगर आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब हमारी तरफ से एब्सेंट हैं. हम आपको फ़ोन भी करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी बताएंगे. तो जो बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई है ग्रुप्स के अंदर तुरंत ही अटेंडेंस लगा ले अपने अपने ग्रुप में. इसको कंटिन्यू करें. लेट L1 इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेल E1. देन देखो, देन E इज प्रोपोर्शनल टू L. तो ये इक्वेशन आ गई. E1 इज इक्वल टू KL1. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें. E1 इज इक्वल टू KL1. इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे. ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात क्लियर हो गई होगी. तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अब लिखेंगे स्टेप 2. स्टेप 2 में लिखें नाउ क्लोज द स्विच S2. अब हम S2 को क्लोज करेंगे. नाउ क्लोज द स्विच S2. नाउ क्लोज द स्विच कौन सा? S2 एंड रिमूव S1. बात समझो. अब हमने S2 को ले लिया और रिमूव कर दिया किसको? S1. बाय डूइंग सो, लिखो, बाय डूइंग सो द सेल, ऐसा करने से बाय डूइंग सो द सेल E2 कम्स इन द सर्किट. बात समझे? बाय डूइंग सो द सेल E2 कम्स इन द सर्किट. ऐसा करने से सेल E2 आ गया सर्किट के अंदर. बाय डूइंग सो द सेल E2 कम्स इन द सर्किट. अगेन फुल स्टॉप क्या लिखें? अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस. Again we will repeat the same process. Again we will repeat the same process and find the balancing length again. And find the balancing length again. We will repeat the same process and find the balancing length again. दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे. Let the balancing length is L2. Let the balancing length is L2. और मान लो बैलेंसिंग लेंथ L2 है. Let the balancing length is L2.
देयरफॉर E इज प्रोपोर्शनल टू L, E इज प्रोपोर्शनल टू L, तो E2 आ जाएगा KL2, E2 आ जाएगा कितना KL2, E2 आ गया कितना KL2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो E1 अपॉन E2 आ जाएगा KL1 अपॉन KL2, के काट दो तो E1 अपॉन E2 आ गया L1 अपॉन L2। ये फॉर्मूला बना लीजिए। तो E1 अपॉन E2 आ गया L1 अपॉन L2। बात समझ गए? तो E1 अपॉन E2 आ गया L1 अपॉन L2। ध्यान से सुनना, E1 अपॉन E2 आ गया L1 अपॉन L2। तो इस तरह से हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर लेंगे। नोट नंबर 1 लिखें, नोट नंबर 1 लिखें, दिस मेथड इज नोन एज नल मेथड, NULL। नोट नंबर 1 लिख लें, दिस मेथड इज नोन एज नल मेथड। इस मेथड का नाम होता है नल मेथड बिकॉज zero deflection method is used. This method is known as null method because zero deflection method is used. इसको null method कहते हैं क्योंकि zero deflection method का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो this method is known as null method because zero deflection method is used. नोट नंबर 2 लिखेंगे। नोट नंबर 2, जब ये E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 है, मान लो मुझे एक सेल का EMF पता है, मान लीजिए मुझे इसका EMF पता है 5 वोल्ट, तो मुझे इसका EMF पता चल जाएगा। तो अगर मुझे एक सेल का EMF पता है तो मैं दूसरे सेल का EMF भी निकाल सकता हूं। तो नोट नंबर 2 करेंगे, इफ EMF ऑफ वन सेल इज नोन, लिखो, इफ EMF ऑफ वन सेल इज नोन then we can find the EMF of the other cell. Then we can find the EMF of the other cell if EMF of one cell is known, then we can find the EMF of the other cell। 10 पोटेंशियोमीटर, फुल स्टॉप क्या लिखोगे, 10 पोटेंशियोमीटर is also used, 10 potentiometer is also used for finding the 10 potentiometer is also used for finding the EMF of the cell। 10 potentiometer is also used for finding the EMF of the cell। तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल हम EMF निकालने के लिए भी करते हैं। 10 पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग द EMF ऑफ दी सेल। तो ये बात आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी। ये सारा का सारा पिक्चर क्लियर है। तो हमने इसमें ये देखा कि दो सेल के EMF को कैसे कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। अब जो हेडिंग है लिखो, फाइंडिंग द, हेडिंग डालो, फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल दो, फाइंडिंग द internal resistance of the cell, finding the internal resistance of the cell using potentiometer, finding the internal resistance of the cell using potentiometer। बोर्ड पर ध्यान देना, कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं सेल का यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मैं फिगर बना रहा हूं, फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बोर्ड पर ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे।
चलिए पहले आप ये फिगर बना लें जल्दी से। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इस फिगर को बना लें और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ईएमएफ निकालते हैं, उस कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं सेल का। तो जस्ट ड्रॉ दिस फिगर, जल्दी से इस फिगर को बना लें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। 2 मिनट दे रहा हूं इस फिगर को बनाने के लिए, तो जल्दी से हम इस फिगर को बना लेंगे फास्ट। तो जस्ट ड्रॉ दिस फिगर, 2 मिनट ले लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको पहले बोर्ड पर देखना है ध्यान से। बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सेल का। हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जरा चेक करो क्लास ठीक चल रहा है क्या, बफरिंग ज़्यादा हो रही है, चेक करो क्लास इज ओके और नॉट, चेक प्लीज़। और मुझे जल्दी से बताओ व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर मैं कंटिन्यू करूं। क्लास इज ओके और नॉट, चेक प्लीज़। और मुझे जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर दो क्लास सही चल रहा है
क्या दिक्कत आ रही है, जिससे मुझे आगे की रूपरेखा तैयार करनी है कि क्लास का क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बफरिंग हो रही है। ओके, ठीक बात है। मैं आपको लिंक भेज रहा हूं दोबारा से, अगर 1 मिनट में ठीक नहीं हो ओके, मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूं जिससे टॉपिक ख़त्म करेंगे। बच्चों वी आर अगेन लाइव। तो जो बच्चे भी आ गए हैं फटाफट दोबारा से हाय लिख के भेजें, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास को समझना है। जल्दी से दोबारा से हाय लिख के आप भेज दें। तो वी आर अगेन लाइव हियर फास्ट। तो दोबारा से हम लोग कोशिश किए लाइव आने की। तो जो बच्चे हैं फटाफट आ जाएं। वी हैव सेंट यू द लिंक अगेन। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जो देख रहे हैं हाय लिख के भेज दें। फटाफट हाय लिख के भेज दें, क्योंकि हमें फटाफट इसको ख़त्म करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने लिंक दोबारा भेज दी है, जल्दी से हाय लिख के भेजें, जल्दी से। ऑल ग्रुप्स, G3 ग्रुप, जल्दी से हाय लिख के भेजें। तो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। मैं समझाना शुरू कर रहा हूं, बोर्ड पर देखना शुरू करेंगे, देखेंगे ध्यान से। हम लोग बात कर रहे थे, बोर्ड पर देखना शुरू करेंगे। ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना था। मैंने आपसे कहा था इस सर्किट डायग्राम को बना लेना। अब मैं पहले सर्किट डायग्राम समझा रहा हूँ, बना बाद में लीजिएगा। अगर कुछ रह गया हो तो आप उसको बाद में कंप्लीट कर लेना, पहले समझ लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझेंगे। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का। समझो, हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? सेल का। आप जल्दी से ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, और जैसे ही आप बोर्ड पर देखने वाले हैं आप देखोगे कि ये एक सेल लगा हुआ है, ये दिख रहा है। यहां सेल के साथ आप देखो तो मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। हम कोई भी रेजिस्टेंस निकाल के लगा देंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। तो कुल मिला के आप ऐसा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बगल में देखेंगे तो की लगी है। अभी आप देखोगे तो जो की है वो ओपन है, दिख रही है आपको? जो पिछले फिगर से समझ में आएगा। कई सारे बच्चे पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे थे सर वो की तो क्लोज्ड है, फिर कैसे पता चलेगा करंट। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस लगा है इस सेल के साथ। इस सेल के साथ जब रेजिस्टेंस लगाए और अभी की देखो ओपन है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं लगा। ये रेजिस्टेंस कब लगेगा? जब की क्लोज्ड होगी। तो मैंने अभी क्या किया, सारा का सारा वही, ये डायग्राम ऊपर का सर्किट वही है। नीचे दो सेल की जगह देखो यहाँ पर एक सेल लग गया जिसका EMF ही है। हमें इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। पहले हमने इसको ओपन रखा। इसको ओपन रखा मतलब इसमें से कोई करंट नहीं आ रहा, इसमें से कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब वही ओपन सर्किट है। अब मैंने जॉकी को
यहाँ से घुमाना शुरू किया, ऐसे ऐसे घुमाता गया, ऐसे ऐसे, और घुमा घुमा के एक पॉइंट पर रुक जाऊंगा और बैलेंसिंग लेंथ निकाल लूंगा, और जब देखूंगा कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है तो मैंने कहा L1 मान लो बैलेंसिंग लेंथ है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं लिखाऊंगा बाद में। मैंने कहा L1 जो है वो बैलेंसिंग लेंथ मैंने ले ली, तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कितनी हो गई? L1 हो गई। बोर्ड पर ध्यान देना, समझना। L1 जो है वो हमारी क्या हो गई? बैलेंसिंग लेंथ हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अभी जो ये बैलेंसिंग लेंथ निकली, अपने आप से पूछो, अपने आप से समझो, ये बैलेंसिंग लेंथ निकली, अभी इस सेल में से करंट आ रहा है क्या? नहीं। तो आंसर है इस सेल में से करंट नहीं आ रहा। इस सेल में से करंट क्यों नहीं आ रहा? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर से ओपन सर्किट है, तो ये ईएमएफ मेजर करेगा अभी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर है ईएमएफ मेजर करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा ई इज प्रोपोर्शनल टू L1, यानी E इज इक्वल टू के L1। ये हमारी पहली इक्वेशन होने वाली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। मुझे लग रहा है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात नंबर 2 समझते हैं। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने जैसे ही ये की क्लोज की, इसमें से करंट इसमें पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा करंट, तो अब क्लोज सर्किट हो जाएगी, समझना। अब क्लोज सर्किट हो जाएगी, फिर मैं जॉकी को यहां से लेके घूमूंगा और घूमता जाऊंगा और फिर बैलेंसिंग लेंथ निकालूंगा, ऐसी लेंथ निकालूंगा जब इसमें डिफ्लेक्शन ना हो। तो मैंने कहा अब L2 बैलेंसिंग लेंथ है। L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है। अब मुझे बताओ, जब L2 बैलेंसिंग लेंथ थी, ये घूम रहा था, ये समझ रहा था, तो तुम्हें ये समझाना है कि उस समय इसमें से करंट आ रहा था, यानी ये क्लोज सर्किट है क्या ओपन सर्किट? अब आंसर है ये क्लोज सर्किट है, और अगर ये क्लोज सर्किट है तो ये ईएमएफ मेजर करेगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर है अब जो L2 है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? के L2। बात समझे? दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट और सेकंड को जो डिवाइड में जब करूंगा, तो फर्स्ट को जब डिवाइड किया सेकंड से, तो क्या आया? E अपॉन V इज इक्वल टू के L1 अपॉन के L2, के कट गया तो E अपॉन V आ गया L1 अपॉन L2। अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। इंटरनल रेजिस्टेंस का बच्चे फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, कैपिटल R ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1, अगर कुछ याद है तो ये बताया था मैंने। अब सुन, स्मॉल r, कैपिटल R तो पता है जितना है, कैपिटल R तो भाई जितना होगा मुझे पता होगा, और E अपॉन V कितना है अपन ने निकाला? L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, और इस तरह से हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसमें से निकाल सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो यार, पहले जब ओपन किया था, ये सेल लगाया, यहां से ये ओपन सर्किट था, ये ओपन था, यानी इस सेल में से कोई करंट नहीं आ रहा था। मैं जॉकी को लेके घूमा और ऐसी लेंथ ढूंढी जब इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए। मैंने कहा वो लेंथ मान लो कितनी है? L1। तो ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू L1, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? के L1। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया था, यानी इसमें से करंट आ रहा था, इसमें से करंट आ रहा था, मैं बैलेंसिंग लाइन ढूंढ रहा था, बैलेंसिंग लाइन ढूंढ रहा था। तो अब ये क्या मेजर करेगा? ईएमएफ क्या? पोटेंशियल। करंट ले रहा हूं तो अब ये पोटेंशियल मेजर करेगा, तो मैंने बैलेंसिंग लेंथ L2 मान ली, तो V इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? L2। फिर बफरिंग हो गई। बेटा बफरिंग हो रही है, थोड़ा सा समझ लो, लेकिन समझना जरूरी है, इसको खत्म करना है। बफरिंग बीच में आड़े ना आए, हो रही है बफरिंग, होने दो, लेकिन समझ लो। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया? के L2। समझ आ गया? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो E अपॉन V आ गया के L1 अपॉन के L2, तो E अपॉन V आ गया L1 अपॉन L2। मुझे स्मॉल r निकालना है, तो स्मॉल r का फॉर्मूला होता है कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, तो स्मॉल r आ गया कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग को होने दो। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट यस लिख दें, और जिसको मैं लिखा रहा हूं, ठीक है? क्लियर है?
तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। इतनी बात है। देखो बेटा, बफरिंग हमारे हाथ में नहीं है। मैं इतने सारे नेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा हो, लेकिन ये बफरिंग, नेट की प्रॉब्लम, नेट की स्पीड, ये कंपनी की तरफ से है। मैं इसमें बड़ा मजबूर हूँ बेटा कि मैं कुछ भी चाह के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार बफर हो जाता है, मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता, मेरा क्लास ख़राब हो जाता है। दोबारा से बफरिंग शुरू हो गई। फिलहाल आप फिगर बना लो, फिगर बना के इसको समझो जल्दी से, है ना। मैं लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बफरिंग हो रही है, होने दो, लेकिन लिख लो, फिगर समझ लो अब क्या कर सकते हैं। तो लिखो फटाफट, लिखना शुरू करो। समझा तो मैंने दिया है, लिखिए। द अरेंजमेंट फॉर measuring the internal resistance, ऐसा लिखो, द अरेंजमेंट फॉर measuring the internal resistance is as shown in the figure. The arrangement for measuring the internal resistance is as shown in the figure. The arrangement for calculating the internal resistance is as shown in the figure. Full stop. लिखें स्टेप 1, चलिए